दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आजकल पूरे देश में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी चर्चा है। विशेष रूप से इसके छापों को लेकर विवाद भी हो रहा है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि यह पीएमएलए क्या है, यह कब और क्यों अस्तित्व में आया, इसका मूल उद्देश्य क्या था और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पीएमएलए वास्तव में पैर नहीं सर के बल खड़ा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों जब सन 2002 में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया तो इसका उद्देश्य था उस काले धन को पकड़ना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग ट्रैफिकिंग यानी नशे के कारोबार से उत्पन्न हो रहा था और इस मात्रा में कि विश्व अर्थव्यवस्था को सीधे चोट पहुंचा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भावना व्यापक रूप ले रही थी कि जिस स्तर पर ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों का कारोबार काला धन पैदा कर रहा है और वैध अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है, उससे कई देशों की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंच रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नशीले ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को गंभीरता से लेते हुए 1988 में नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सभी देशों से आग्रह किया गया कि वे ड्रग्स के अपराध और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों से उत्पन्न काले धन की लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए तत्काल कड़े कदम उठाएं। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के 7 औद्योगिक देशों ने जुलाई 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया और काले धन को सफेद बनाने की समस्या का परीक्षण करने और इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया। दोस्तों 1990 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने, जनरल जो असेंबली है, ने पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से प्रस्ताव पारित किया और सभी सदस्य देशों से अपेक्षा की गई कि वे नशीले पदार्थों के कारोबार से उत्पन्न होने वाले काले धन को सफेद बनाए जाने के जो अपराध चल रहा है उस पर प्रभावी तौर पर रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव को ठोस रूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों का प्रयोग ऐसा कानून बनाने के लिए किया जिससे प्रभावकारी तरीकों से ड्रग मनी यानी नशीले पदार्थों के कारोबार से उत्पन्न काले धन को सफेद बनाने से रोका जा सके। चूंकि नशीले पदार्थों का कारोबार सीमा पार से चलाई जाने वाली गतिविधि है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 जून 1988 को सदस्य देशों का एक विशेष सत्र बुलाया। विषय था काउंटरिंग ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर यानी मिलकर सामना करते हैं ड्रग्स की समस्या का और काले धन को सफेद बनाने के कारोबार के विरुद्ध प्रभावी प्रयास की तात्कालिक आवश्यकता पर एक और घोषणा पत्र जारी किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा को ध्यान में रखकर भारतीय संसद ने सन 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए पास किया। यह और लागू किया गया 2005 में। दोस्तों यह जानना जरूरी था कि वह क्या परिस्थितियां थीं और किस उद्देश्य के लिए काले धन के विरुद्ध मूल कानून बनाया गया था। आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस कानून का मूल उद्देश्य था ड्रग मनी को रोकना यानी नशीले पदार्थों के कारोबार से उत्पन्न काले धन को सफेद होने से रोकना। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएमएलए 2002 में आईपीसी के अंतर्गत आने वाले कुछ अपराधों को भी शामिल किया गया है और इसके साथ नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को भी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य था ड्रग मनी यानी नशीले पदार्थों के कारोबार से उत्पन्न होने वाले काले धन की रोकथाम। परंतु भारत में इस कड़े कानून पीएमएलए को संशोधनों के माध्यम से एक अलग चरित्र दे दिया गया। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा अर्थ है काले कारनामों से हासिल धन को
सफेद करना या उसे वैध रूप देना। भारत का मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए मूल रूप से लागू होता है नशीले पदार्थों के कारोबार से प्राप्त उस काले धन पर जिसे सफेद करने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन समय समय पर लाए गए संशोधनों के माध्यम से कई सारे दूसरे अपराधों को भी पीएमएलए में शामिल कर लिया गया जिनका ड्रग्स के काले कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम स्वरूप पीएमएलए कानून का मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। आश्चर्य की बात है कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के आधार पर भारत में पीएमएलए कानून बनाया गया, उस प्रस्ताव में भी सिर्फ नशीली दवाओं के कारोबार से प्राप्त धन के लॉन्ड्रिंग की बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग को एक अति गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में देखा गया जो विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका था। और चिंता तो यहां तक व्यक्त की गई कि यह काला धन कई देशों की संप्रभुता के लिए खतरा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जरूरी समझा गया कि ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध से निपटने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि पीएमएलए का मूल उद्देश्य ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले नशीले पदार्थों के कारोबार से प्राप्त काले धन को सफेद बनाने के अपराध पर नियंत्रण करना। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 253 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए जरूरी कानून बनाए और उसी के तहत भारतीय संसद ने पीएमएलए कानून बनाया। संविधान की धारा 253 यह भी कहती है कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए देश की संसद कोई कानून बनाती है तो उसका विषय वस्तु भी वही होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते का है। प्रश्न उठता है कि जब नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत पीएमएलए कानून को बनाया गया तो इसमें ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग ही होनी चाहिए थी। फिर इसमें दूसरे अपराधों को क्यों शामिल किया गया जिनमें से कई तो पहले से ही आईपीसी की सूची में हैं और या उनके लिए अलग से कानून है। यहां तक कि 7वीं अनुसूची के 13वें आइटम में साफ तौर पर लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भाग लेगा और वहां लिए गए निर्णयों को लागू करेगा। ऐसी अवस्था में पीएमएलए के अंतर्गत सिर्फ ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग ही होना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि देश में पीएमएलए कानून मुख्यतः उन अपराधों पर लागू किया जा रहा है जो बाद में संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं और मूल उद्देश्य तो कहीं पीछे छूट गया। दोस्तों, पीएमएलए कानून बनाया गया था उन खतरनाक अपराधियों के लिए जो ड्रग के काले धंधे में शामिल थे, इसलिए इस कानून के प्रावधान भी अत्यंत कठोर बनाए गए हैं और अब ये कठोर कानूनी प्रावधान दूसरे अनुसूची अपराधों पर लागू किए जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि यह कहां तक उचित है। प्रश्न यह भी उठता है कि जिन दूसरे अनुसूचित अपराधों के लिए पीएमएलए कानून को लागू किया जा रहा है, क्या उससे उस स्तर का काला धन उत्पन्न हो रहा है जिससे विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता का खतरा हो या कई देशों की संप्रभुता दांव पर हो। दोस्तों, 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया जिसका उद्देश्य था सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और 2009 में इस कानून को अनुसूचित अपराधों में शामिल कर दिया गया। आज पीएमएलए पूरी कठोरता के साथ लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू किया जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार का आरोपी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट और नशीली दवाओं की तस्करी करने वाला खतरनाक अपराधी दोनों पीएमएलए की नजर में समान है। क्या दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए? इस कानून का सबसे काला पक्ष यह है कि अभियुक्त को स्वतः दोषी मान लिया जाता है जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाए। आमतौर पर अन्य आपराधिक कानूनों में अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए। यही वजह है कि तमाम मामलों में अभियुक्त को संदेह का लाभ मिल जाता है। लेकिन पीएमएलए का मामले में कानून का सिर नीचे और पैर ऊपर। दोस्तों, पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है कि अभियुक्त को तभी जमानत मिल सकती है यदि माननीय जज संतुष्ट हैं
कि अभियुक्त निर्दोष है। ऐसा सोचना किस जज के लिए आसान होगा? यही कारण है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालयों में अभियुक्त की जमानत की अर्जियां खारिज हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप अभियुक्त लंबे समय तक जेल में ही सड़ता रहेगा। दोस्तों, पीएमएलए के अंतर्गत जमानत के प्रावधान को 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने निकेश ताराचंद वर्सेस भारत सरकार मामले में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का दोषी पाया और इसे असंवैधानिक करार दे दिया। परंतु सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ जमानत के प्रावधान को फिर से बहाल कर दिया, जिसे 2022 में 3 जजों की बेंच ने मदन लाल चौधरी वर्सेस भारत सरकार के मामले में संविधान सम्मत ठहराया, सही ठहराया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यह प्रावधान तर्कसंगत है और पीएमएलए के उद्देश्य से सीधे तौर पर मेल खाता है, संबंधित है। समस्या यह है कि पीएमएलए कानून बनाया ही गया था नशीले पदार्थों के कारोबार से उत्पन्न काले धन को सफेद बनाने, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाया जा सके। आज बहुत साधारण मामलों में ऐसे कठोर कानून का प्रयोग किया जा रहा है। यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, लोकतंत्र में न्यायालय आम लोगों की अंतिम उम्मीद होते हैं, या कह सकते हैं कि यह आम लोगों की उम्मीदों की अंतिम चौखट होते हैं। लोकतंत्र भी तभी जिंदा रहेगा जब तक लोगों का भरोसा देश की न्याय व्यवस्था में बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।